तो अब हम लोग देखेंगे औद्योगिक विवाद समाधान के तरीके, मेथड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है लड़का लोगों को। कंफ्यूजन ये होता है कि गलत क्वेश्चन लिख के आ जाते हैं। अब वो गलत क्वेश्चन जो लिख के आ जाते हैं उस चीज को हम लोग चेक कर देंगे, उसको हम चेक कर देंगे। जब इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, तो वहीं पे वो जो टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि लड़का को कंफ्यूजन नहीं हो कि यह क्वेश्चन किया है या उस कानून का क्वेश्चन किया है। अगर यहीं हम लिख दें कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत औद्योगिक विवाद समाधान के तरीके, तो यह जो जवाब होगा वो लिखने पर गलत हो जाएगा। यह जो है क्वेश्चन वह इंडिया के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, पूरे विश्व का अगर अध्ययन कीजिएगा तो ये दिखाई देगा। और औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है वो इंडिया के कंटेक्स्ट में है, यानी कि वह भारत में तरीकों की विवेचना कानूनी रूप से किया गया है। तो हम लोग वो कानून जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि क्वेश्चन गलत नहीं लिखा पाए। और इसमें बहुत लड़का लोगों का कंफ्यूज कर जाता है या कंफ्यूजन उनके सामने आ जाती है, और लिखने के बाद बहुत बार मैंने देखा गया है कि लड़का जो है सब जानते हुए गलत जवाब लिख के चला आया। तो ये क्वेश्चन जब भी करेगा तो भारत शब्द नहीं रहेगा, औद्योगिक विवाद अधिनियम शब्द नहीं रहेगा। तो एक रफ आइडिया आ गया कि भारत शब्द नहीं रहे, औद्योगिक विवाद अधिनियम शब्द नहीं रहे, तो 100% हम श्योर हो जाएंगे कि यही क्वेश्चन है। और जब वो पढ़ेंगे तब दोनों सब क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेंगे, और ताकि हम गलत नहीं करें, हम जो भी पिन मारें एकदम 100% परफेक्ट हो। अब स्टार्ट किया जाए। औद्योगिक विवादों के समाधान के तरीके, मेथड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। आप इंडिया की बात करो, अमेरिका की बात करो, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, बेल्जियम, कहीं की बात करें, विवाद समाधान के 6 तरीके हैं। मूल तरीका 6 है। उस पर व्यवस्थाएं अनेक हो सकते हैं, लेकिन विवाद समाधान के मूल तरीका 6 होते हैं। जैसे मानिए कि हम घर में 5 आदमी घर में अपने 1 केजी आलू ले गया सब्जी के लिए, तो किसी के घर में उस आलू का चोखा बना देगा, किसी के घर में उस आलू का आलू चप बना देगा, किसी के घर में उस आलू का भुजिया बना देगा, किसी के घर में उस आलू का मसालेदार बना देगा सब्जी, किसी के घर में उस आलू का बेसन में डाल करके पकौड़ा के जैसा बना देगा। तो जो व्यंजन बना, जो डिश बना, वो तो 5 तरह का हुआ, लेकिन पांचों डिश में एक टेस्ट कॉमन होगा, वो होगा आलू। तो इसी तरह ये 6 तरीका है। इस तरीका पर किसी भी देश में जो भी व्यवस्थाएं हो, उस व्यवस्था का अगर अध्ययन किया जाएगा तो इसी 6 में से किसी न किसी का टेस्ट दिखाई देगा, इसी में से कोई ना कोई दिखाई देगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लें, हम लोग कहते हैं न्यायालयीय तरीका, जुडिशियल मेथड। तो जो लोअर कोर्ट काम करता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करता है, जो हाई कोर्ट काम करता है या सुप्रीम कोर्ट काम करता है, तो कोर्ट तो 4 हो गए,
लेकिन चारों कोर्ट में एक ही चीज कॉमन है, वो है जुडिशियल मेथड, न्यायिक प्रक्रिया या न्यायिक तरीका। उसमें क्या होता है कि दोनों दल वकील के माध्यम से अपने अपने साक्ष्य, गवाह, प्रमाण, सबूत सब रखते हैं और जज साहब सब कंसीडर करते हुए अपना निर्णय दे देते हैं। तो ये तरीका सब में एक ही है, लेकिन व्यवस्थाएं चार हैं। उसी तरह पूरे विश्व में विवाद समाधान के 6 ही तरीका हैं और उस पर व्यवस्थाएं अनेक हो सकते हैं, लेकिन मूल तरीका हम 6 ही देखेंगे। अब इसमें पहला जो तरीका है, यानी कि टोटल मेथड्स हो गए हमारे पास 6 मेथड्स ही हैं। अब इस पर पहला तरीका जो है उसका नाम है म्यूचुअल निगोशिएशन, आपसी वार्तालाप या सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। पहला तरीका का नाम है आपसी वार्तालाप या सामूहिक सौदेबाजी, म्यूचुअल निगोशिएशन ऑब्लिक कलेक्टिव बार्गेनिंग। दूसरा तरीका जो है उसको कहते हैं हम लोग कंसिलिएशन, सुलह। कंसिलिएशन। तीसरा तरीका का नाम है मेडिएशन, मध्यस्थता। चौथा तरीका इन्वेस्टिगेशन, जांच। पांचवा तरीका एडजुडिकेशन, अधिनिर्णयन। एडजुडिकेशन, अधिनिर्णयन। और जो छठा तरीका है उसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेशन, पंचायती। लास्ट तरीका को हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेशन, पंचायती। तो देयर आर 6 मेथड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स विच आर म्यूचुअल नेगोशिएशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग, कंसिलिएशन, मेडिएशन, इन्वेस्टिगेशन, एडजुडिकेशन एंड आर्बिट्रेशन। औद्योगिक विवाद समाधान के 6 तरीका होते हैं, जो हैं आपसी वार्तालाप या सामूहिक सौदेबाजी, सुलह, मध्यस्थता, जांच, अधिनिर्णयन एवं पंचायती। अब हम लोग ये 6 तरीका का एक एक करके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये 6 तरीका जो है आउट ऑफ दी 6, उसमें क्या विशेषता है, क्या उसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं, और तब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, 1 बाय 1 इसकी व्याख्या करेंगे एक एक करके। तो पहला हम लोग तरीका देखें। आपसी वार्तालाप या सामूहिक सौदेबाजी। अब क्या है कि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे एक चीनी मिल और बोकारो स्टील प्लांट, दोनों की तुलना करें तो एक चीनी मिल में 1000 वर्कर नहीं दिखाई देंगे, 1000 कर्मचारी नहीं दिखाई देंगे, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट में हजारों में कर्मचारी दिखाई देंगे। दोनों लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं, दोनों बृहद पैमाने के उद्योग ही हैं, लेकिन एक में नॉट लेस देन 1000 और एक में नॉट अप टू 1000। एक है जहां 1000 से कम वर्कर रख ही नहीं सकते हैं, कर्मचारी दिखे ही नहीं सकते हैं, दूसरा में 1000 कर्मचारी कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से स्थिति आती है। दूसरा चीज,
कि अगर कोई बड़ा संस्था हो, अब वह बड़ा संस्था क्या करे कि डिसेंट्रलाइजेशन करे, विकेंद्रीकरण करे। वह अपने डिफरेंट डिवीज़न को ये पावर दे दे कि इस विषय पर आप दोनों बात करके, एम्प्लॉयर और वर्कर बात करके अपना जो डिसीजन लेगा ले लेगा और रेफर कर देगा हायर अथॉरिटी को। वो डिसीजन अगर देखा जाएगा सेटिस्फैक्ट्री होगा तो उसको लागू किया जाएगा, नहीं तो नहीं लागू होगा। लेकिन आप लोग डिसीजन ले लीजिए। तो कभी कभी क्या होता है कि बॉडी बना दिया जाता है और एम्प्लॉयर वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव को रख के और कहते हैं कि आप लोग बातचीत करके और कोई निर्णय ले लीजिएगा। एक होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल के लिए हम लोग निर्णय लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस हम लोग जान लिए। एक हुआ कि कोई डिवीजन के लिए भी हम ले सकते हैं लार्ज स्केल में, और एक होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल के लिए लेते हैं। दूसरा, जब स्मॉल है तो वहाँ तो नंबर ऑफ वर्कर्स ही कम होगा, तो वह ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले, वहाँ डिवीज़न होगा ही नहीं, डिपार्टमेंट होगा ही नहीं, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल के लिए ले लेगा। अब क्या है इसमें सिम्टम क्या है, किस तरह का होता है? तो एक तरफ एम्प्लॉयर बैठे और दूसरे तरफ सभी श्रमिक बैठे, ऑल वर्कर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब संभव है? जब वो संस्था छोटा होगा या संस्था का कोई भाग है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो संस्था का कोई एक डिपार्टमेंट हो गया जिसमें 50-100 आदमी है, बैठ गया। तो 50-100 भी नहीं बैठता है, 2-4 आदमी बैठता है, ज़्यादातर बॉडी बना दिया जाता है वहाँ। तो ये क्या करे, आपस में बात करें, निगोशिएट करें। किस पर? तो ऑन द मैटर ऑफ डिस्प्यूट, जो विवाद है उससे संबंधित विषय पर बातचीत करें। दूसरा है कि संस्था बड़ा है या जो उसका डिवीज़न है वो बहुत बड़ा है, तो वहाँ सब वर्कर बैठकर और बातचीत करना संभव नहीं होगा, केवल हल्ला हंगामा होगा। और दूसरी तरफ जब संस्था बड़ा है तो एम्प्लॉयर अपने खुद नहीं रहता है, मैनेजर को रखता है, मैनेजमेंट रहती है। या अगर एम्प्लॉयर फील करे कि हमको बैठना चाहिए बातचीत में तो खुद भी बैठ सकता है, या अपने मैनेजमेंट को कह देगा, मैनेजर को कह देगा कि आप बातचीत कीजिए, कोई डिसीजन ले लीजिए। तो दूसरा हो सकता है जब संस्था बड़ा हो जाता है कि एम्प्लॉयर खुद बैठे या उसके बदले उसका प्रतिनिधि बैठे, और दूसरी तरफ हमेशा बैठेगा वर्कर का प्रतिनिधि। सारे वर्कर नहीं बैठ सकते। अब ये क्या करे, इस तरह से बातचीत हो या इस सिचुएशन में बातचीत हो, ये बातचीत करके और जो विवाद या मतभेद का विषय है उस पर निर्णय ले। निर्णय नहीं भी हो सकता है तो निर्णय अगर ले लिया तो अति उत्तम, अगर निर्णय नहीं हो पाया तो निर्णय लेने का प्रयास तो किया, निर्णय नहीं हो पाया तो निर्णय लेने का प्रयास किया। तो यहां दो सिचुएशन होगा, या तो टेक डिसीजन, अगर निर्णय हुआ तो दोनों ने निर्णय ले लिया कहेंगे, और अगर नहीं डिसीजन हुआ तो ट्राई टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने का प्रयास तो हुआ। अगर निर्णय हो गया तो एक रिटन पेपर तैयार होगा। इस रिटन पेपर पर डेट दिया जाएगा, ये क्या डिसीजन हुआ ये डिसीजन लिखा जाएगा, ये डिसीजन कब से इफेक्टिव होगा ये लिखा जाएगा, और एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव का सिग्नेचर हो जाएगा और वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव का सिग्नेचर हो जाएगा। ये जो है पेपर उसको हम लोग कहते हैं
एग्रीमेंट पेपर। अब यहां क्या है कि अगर इस तरह का सीन दिखाई दे तो इसको कहा जाता है म्यूचुअल निगोशिएशन। अगर इस तरह का सीन दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? When the employer and workers negotiate on the matter of dispute and take decision or try to take decision, then such method is said to be mutual negotiation. जब नियोजक तथा श्रमिक एक साथ बैठकर आपसी वार्तालाप के द्वारा विवाद से संबंधित विषय पर निर्णय लेते हों या निर्णय लेने का प्रयास करते हों तो इसको आपसी वार्तालाप कहा जाएगा। इसको एक्सप्लेन करना हो तो व्हेन एम्प्लॉयर और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर्स negotiate on the matter of dispute and take decision or try to take decision, then such method is said to be collective bargaining. यदि नियोजक या उनके प्रतिनिधि तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि आपसी वार्तालाप के द्वारा विवाद से संबंधित विषय पर निर्णय लेते हों या निर्णय लेने का प्रयास करते हों तो इस तरह के तरीका को सामूहिक सौदेबाजी कहा जाएगा। अब क्या हुआ कि इफ एनी डिसीजन इज टेकन देन ए रिटन पेपर is prepared mentioning the decision and with signature of the representatives of both parties which is known as agreement. यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो निर्णय का उल्लेख करते हुए तथा दोनों दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के साथ एक लिखित पत्र तैयार होता है जिसे एग्रीमेंट कहा जाता है। इफ एनी स्पेसिफिक डेट रिगार्डिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन has mentioned on the paper, then it will implement from the date, otherwise just after the signature of the representatives of both the parties. यदि इसके कार्यान्वयन से संबंधित कोई तिथि एग्रीमेंट पत्र पर अंकित हो तो उस तिथि से, अन्यथा दोनों दलों के हस्ताक्षर के बाद यह लागू हो जाएगा। तो ये हमारा है। अब यहाँ एक चीज जानना चाहिए कि कभी कभी पूछ देता है इंटरव्यू बोर्ड में कि जैसे मानिए लेट इट कि वर्कर के प्रतिनिधि के रूप में दो बैठा और एम्प्लॉयर नहीं बैठा बल्कि एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव दो बैठा और चार आदमी आपस में बातचीत करके निर्णय लिए। अब ये दो एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव है वह सिंगल एम्प्लॉयर के बदले बैठा है, यानी एक एम्प्लॉयर के बदले ये दोनों प्रतिनिधि बैठे हैं। यानी एक आदमी के बदले दोनों प्रतिनिधि बैठे हैं, लेकिन यह जो बैठे हैं दो, ये ऑल वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बदले बैठे हैं। यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी श्रमिकों के बदले बैठे हैं, यानी समूह के बदले ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव। वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप का रिप्रेजेंट कर रहा है, समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है, श्रमिक का प्रतिनिधि। वो एम्प्लॉयर का प्रतिनिधि दो है लेकिन वह सिंगल एम्प्लॉयर का के बिहाफ में बैठा है, सिंगल एम्प्लॉयर के बदले बैठा है। तो ग्रुप के बदले बैठा है वर्कर का प्रतिनिधि। इसलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक कलेक्टिव शब्द जो है वह यूज हुआ है फॉर वर्कर, श्रमिकों के लिए ये प्रयोग में लाया गया है।
तो कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड में पूछ देता है कि द टर्म कलेक्टिव हैज यूज्ड फॉर हुम, किसके लिए कलेक्टिव शब्द का यूज हुआ है, तो हम लोग कहेंगे फॉर वर्कर्स। अब अगला है कि इसके क्या क्या मेरिट्स होते हैं। ये इस तरह का तरीका का कि क्या क्या गुण हैं, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी के कौन कौन से गुण देखे जाते हैं। पहला मेरिट है कि लेस टाइम टेकिंग, कम समय लगने वाला तरीका है। बातचीत करके निर्णय लेना है, दोनों दल बैठेगा, बातचीत करेगा, एक दिन में नहीं हुआ 2 दिन हुआ, 2 दिन तो 3 दिन तो लास्ट हो गया, क्योंकि पहले ही दिन सिम्टम पता चल जाएगा कि ये बातचीत सफल होगा कि नहीं होगा। तो बहुत कम समय लगता है, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन, दैट विल बी इंड। तो ये कम समय लगता है। दूसरा कि बातचीत करने में कोई खर्च नहीं है, कम खर्चीला है। बहुत अगर खुश हुए तो चाय पानी लंच करा देगा या डिनर करा देगा या ब्रेकफास्ट पर काम चल जाएगा। तो दोनों पार्टी को बातचीत केवल करना है उस मुद्दा पर, इसके लिए कोई एडिशनल खर्च की जरूरत नहीं है। खर्च में वही खर्च कंपल्सन है कि 2 गो पेज चाहिए, 1 कलम चाहिए, अगर नहीं है तो 2 पेज 1 रुपया का मिल जाएगा, 1 कलम 5 रुपया का मिल जाएगा, 2 रुपया 3 रुपया का मिल जाता है, लिखो फेंको, बहुत कम खर्चीला है। सबसे बड़ी अगली खूबी है टू यूज ऑन एनी डे। इस विधि का प्रयोग डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए किसी भी दिन किया जा सकता है। क्या संडे, क्या मंडे, क्या दिवाली, क्या होली, क्या मुहर्रम, क्या ईद, किसी भी दिन, जिस दिन दोनों पार्टी बैठे उसी दिन बात हो सकती है। तो किसी भी दिन, कोई संडे मंडे नहीं है, कोई अवकाश नहीं, जिस दिन आप बैठना चाहे बैठिए, दोनों पार्टी बातचीत करके डिसीजन लीजिए। अगला है टू यूज एट एनी प्लेस, किसी भी स्थान पर प्रयोग। किसी भी स्थान पर प्रयोग, चाहे आप मंदिर के बरामदा में बैठ जाइए या स्कूल के बरामदा में बैठ जाइए या किसी नदी के किनारे बैठ जाइए या किसी होटल में बैठ जाइए या ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में बैठ जाइए, जहां मन करे वहां बैठ करके आप बातचीत करके निर्णय ले सकते हैं। दोनों दल को जहां सुविधा हो वहां बैठ के बातचीत करके निर्णय ले सकता है, यानी किसी भी स्थान पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जबकि अगर कोर्ट की बात करें तो एक जगह बना हुआ है, वहीं जाना पड़ेगा। कंसिलिएशन की बात करें, सुलह की बात करें, तो सरकार का प्रतिनिधि जहां बुलाएगा वहीं जाना पड़ेगा। तो ये कहता है कि किसी भी दिन आप किसी भी स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो खूबी है टू यूज एट एनी टाइम, किसी भी समय प्रयोग। अब मॉर्निंग में चाहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग में कर लीजिए, लेट नाइट कर लीजिए, दोपहर में नून में कर लीजिए, आफ्टरनून में कर लीजिए। अब जब मन करे दोनों पार्टी एग्री हो उस समय बैठ जाए, बैठ के बातचीत कर ले। जबकि न्यायालय में देखिएगा उसका लिमिटेड है कि इतना बजे से इतना बजे तक सुनवाई होगी, इसके पहले नहीं, इसके बाद में नहीं। तो यहां ये भी फ्रीडम है टू यूज एट एनी प्लेस।
अगला खूबी है कि इसमें कोई तीसरा दल नहीं दिखाई देता है। तीसरे दल के हस्तक्षेप का अभाव होता है, यानी नो इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी। तीसरा दल नहीं है, वही है जो इनके बीच में विवाद है। तो ज्यादातर हम लोग देखते हैं सोसाइटी में पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों रूम बंद करके मारापीटी कर लिया, फिर से बाहर निकला एकदम फ्रेश निकला, किसी को पता नहीं चलेगा। किसी इंडस्ट्री में झगड़ा हुआ और दोनों पार्टी बैठ के, एम्प्लॉयर वर्कर दोनों बैठ के डिस्प्यूट को सेटल कर लिया, पता नहीं चला। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके जो झगड़ा है इसकी जानकारी बाहर नहीं जाती। तो उससे क्या होगा कि सामाजिक प्रतिष्ठा, मान मर्यादा आपकी बरकरार रहती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उसका फायदा राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ती है, उसका फायदा इंडस्ट्री के आर्थिक स्थिति पर भी पड़ती है, सब धनात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो है कोई तीसरे दल की आपको जरूरत नहीं है, जिसके बीच में विवाद है वो अपन बैठ करके डिसीजन ले लें। जब ये डिसीजन लेते हैं, जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं, हम मोल जोल करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, जैसे 80 रुपया किलो है, हम 60 रुपया कहते हैं दे दो, होते होते मानिए 65 या 70 रुपया पर तैयार हो गया। तो यह डिसीजन खरीदने वाला का नहीं हुआ कि हम 70 रुपया खरीद रहे हैं, यह डिसीजन बेचने वाला का भी हुआ कि हम 70 रुपये में बेच रहे हैं। तो जब भी कलेक्टिव बार्गेनिंग का डिसीजन लिया जाता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्रू डिसीजन, तो वो डिसीजन एम्प्लॉयर का नहीं होता है, वो डिसीजन वर्कर का भी होता है, यानी वो डिसीजन दोनों पार्टी का होता है। यानी कि यह है एक्सेप्टेंस ऑफ डिसीजन बाय बोथ पार्टीज। जैसे कि ये दोनों पार्टी उस डिसीजन का वेलकम करते हैं, वेलकम ऑफ डिसीजन बाय बोथ पार्टीज। दोनों दल द्वारा निर्णय का स्वीकृति या निर्णय का स्वागत। तो इस तरह से वो निर्णय केवल एम्प्लॉयर का नहीं माना जाएगा, वो निर्णय केवल वर्कर का भी नहीं माना जाएगा, वो निर्णय दोनों का माना जाएगा। अगर वर्कर का प्रतिनिधि है, वो संस्था के पूरे वर्कर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके बदले बैठा है, एम्प्लॉयर का प्रतिनिधि एम्प्लॉयर के बदले बैठा है, तो जब भी निर्णय होगा ये निर्णय सारे उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों का निर्णय माना जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, औद्योगिक प्रजातंत्र, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बढ़ता है। इनकरेजमेंट टू इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहन। औद्योगिक प्रजातंत्र यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं निर्विरोध चुने गए, यानी कोई इनका अपोजिशन नहीं आया। तो कोई अपोजिशन नहीं आया मतलब जितने भी वोटर है 100% वोटर उसके फेवर में चले गए, तब कोई अपोजिशन नहीं आया, निर्विरोध। तो 100% आदमी यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के टोटल मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर सारा का वो निर्णय हो गया जब कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है। तो इस तरह से औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहन होता है, मिलता है। और एक और है कि जैसे 2022 में मानिए जून में डियरनेस अलाउंस पर झगड़ा हुआ, डिस्प्यूट हुआ, और ये डिस्प्यूट पर डिसीजन लिया गया।
अब एक होप करते हैं, इमेजिन करते हैं कि 2022 के जून में हुआ है, तो हो सकता है कि 2023 के जून में भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का विवाद हो। तो अगर 2023 के जून में महंगाई भत्ता बढ़ाने का विवाद होने की संभावना है और इस विवाद पर मार्च में एम्प्लॉयर या अप्रैल में एम्प्लॉयर वर्कर के प्रतिनिधि को बुलाए, वर्कर के प्रतिनिधि को अप्रैल 2023 में 2023 के अप्रैल में बुलाए और कहे कि आइए कलेक्टिव बार्गेनिंग करके और डीए पर डिसीजन ले लिया जाए। व्हाट विल बी डीए इन फ्यूचर। तो जैसे ये बात आएगा, वर्कर कहेगा मालिक महान है, ये तो अभी डीए बढ़ा है, कुछ समय पहले या 9 महीना पहले अपने से बुला रहा है, चलो डीए पर आओ बातचीत कर लो। वहां वर्कर बड़ा लिबरल रहेंगे। आए कलेक्टिव बार्गेनिंग से डीए पर निर्णय ले लिया, अब लिख दिया कि इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून 2023। उस डिसीजन में लिख दिया, लिया अप्रैल में और लिख दिया कि जून में इफेक्टिव होगा। तो जैसे लिख दिया, वर्कर हुआ कि भैया हमारा डीए बढ़ गया जून से, वर्कर भी साइलेंट हो जाएगा और जून में जो 2023 में विवाद होने वाला है वो नहीं होगा, उसकी मृत्यु हो गई अप्रैल 2023 में। यानी कहने का मतलब ये है कि ये केवल विवाद का समाधान ही नहीं करता है, बल्कि ये यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिस्प्यूट, यानी विवाद के रोकथाम के लिए भी ये प्रयोग में लाया जा सकता है। केवल विवाद के निपटारा के लिए नहीं, बल्कि रोकथाम के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। मे बी यूज एज यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ द डिस्प्यूट। तो ये इसके गुण है। अब इसके दोष को हम देखें, उसके पहले एक बताना चाहते हैं। ये गुण हम लोग देख लिए, 9 इसके मेरिट्स हो गए। 9th प्रिवेंशन ऑफ डिस्प्यूट के लिए भी यूज होता है। अब क्या हुआ कि इस मेरिट्स के बेसिस पर, इसके बेसिस पर कलेक्टिव बार्गेनिंग का कंपैरिजन को कंपेयर किया गया अदर 5 मेथड्स। ये जो मेरिट है, इस आधार पर जो अन्य 5 तरीका है, कंसिलिएशन, मेडिएशन, इन्वेस्टिगेशन, एडजुडिकेशन और आर्बिट्रेशन, उसका तुलना किया गया। वो 5 मेथड का तुलना किया गया कलेक्टिव बार्गेनिंग से, यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग वर्सेज अदर 5 मेथड्स तुलना किया गया। तो देखा गया कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द बेस्ट मेथड। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो सर्वोत्तम तरीका है, सर्वश्रेष्ठ तरीका है विवाद समाधान का। तो कभी कभी क्वेश्चन कर देता है कि डिस्कस कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। औद्योगिक विवाद समाधान का सर्वश्रेष्ठ तरीका सामूहिक सौदेबाजी है। तो उसको इसी मेरिट्स के आधार पर
हमको कलेक्टिव बार्गेनिंग की तुलना दूसरे मेथड से करना होगा और लास्ट में लिखना होगा कि ऑन सच बेसिस कलेक्टिव वी कैन से दैट कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द बेस्ट मेथड। जैसे पहला हम ये डालेंगे लेस टाइम टेकिंग, कम समय लगने वाला, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। इफ वी कंपेयर कलेक्टिव बार्गेनिंग विथ अदर मेथड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स लाइक कंसिलिएशन, मेडिएशन, इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा, then we can say that collective bargaining takes less time for settlement of dispute in comparison to the other methods. So on such basis we can say that collective bargaining is the best method. यानी यदि सामूहिक सौदेबाजी की तुलना विवाद समाधान के अन्य तरीके सुलह, मध्यस्थता, जांच, पंचायती इत्यादि से करते हैं तो हम कह सकते हैं कि सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत विवाद समाधान में इन तरीकों की तुलना में कम समय लगता है। अतः इस आधार पर सामूहिक सौदेबाजी विवाद समाधान का सर्वश्रेष्ठ तरीका कहा जा सकता है। फिर से उसी तरह से दूसरे को कहेंगे, फिर से तीसरे से कंपेयर करेंगे, चौथे बेसिस पर कंपेयर करेंगे और लास्ट में कंक्लूड कर देंगे। सो वी कैन से दैट कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द बेस्ट मेथड। और इस चीज को केवल हम ही नहीं कहेंगे, हमारे पहले भी जो स्कॉलर हैं वो कह चुके हैं, इसी तुलना के इसी बेसिस पर कंपेयर करके कहे हैं। वो हैं वी गिरी, मिस्टर या श्री वी गिरी, जो हमारे भारत में प्रेसिडेंट भी हुए। उनकी किताब है, उनकी बुक है लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री। लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री, उसमें यही क्लियर किए, इसके आधार पर तुलना करके क्लियर किए कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द बेस्ट मेथड। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखें इस मेरिट के बेसिस पर। एक क्वेश्चन देखिए कि इस पर पूछ सकता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द बेस्ट मेथड। दूसरा इसी मेरिट्स पर